लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी एपीयू के एग्जाम के दृष्टिकोण से। आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे पुलिस एक्ट 1861 पे, और ये दोस्तों लेक्चर का पार्ट फर्स्ट है। तो लेक्चर पे आने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए आते हैं आज के लेक्चर पे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस एक्ट 1861 में जो टोटल सेक्शन है वो है 47, और पुलिस रेगुलेशन में जो टोटल पैराग्राफ है वो है 554। ठीक है, लेकिन हम लोगों को देखना है यूपी एपीयू के एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो हम लोग को यूपी पुलिस रेगुलेशन देखना है, और यूपी पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अलग अलग राज्य अपना अपना राज्य का अपना अपना पुलिस रेगुलेशन होता है। तो यूपी के संदर्भ में जो पुलिस रेगुलेशन है उसके अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है वो टोटल 554 है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है उसको हम लोग कवर अप करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो आज ये पार्ट फर्स्ट है, तो आज हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे सेक्शंस पुलिस एक्ट के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेक्शन 1 पे। सेक्शन 1 क्या कहता है? इंटरप्रिटेशन क्लाउज के संदर्भ में। तो इंटरप्रिटेशन क्लाउज का क्या मतलब होता है कि इस सेक्शन के अंतर्गत कुछ ऐसे टर्म है, वर्ड है जिसको डिफाइन किया गया है, इसका मतलब बताया गया है, और उस वर्ड का जो मतलब वही होगा जो सेक्शन 1 में बताया गया है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह शब्द किसी अन्य सेक्शन में यूज हुआ है पुलिस एक्ट 1861 का। दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए कि प्रॉपर्टी शब्द को डिफाइन किया गया है सेक्शन 1 के तहत, ठीक है, और प्रॉपर्टी शब्द के अंतर्गत मूवेबल प्रॉपर्टी, मनी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी आता है, तो वो जो प्रॉपर्टी शब्द इस्तेमाल हुआ है उसका जो मतलब बताया गया सेक्शन 1 में वही मतलब होगा उस वर्ड का, उस टर्म का, अगर वो वर्ड या टर्म यूज हुआ है किसी अन्य सेक्शन में। क्लियर? तो इस तरीके से मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डिफाइंड है, ठीक है, पुलिस ऑफिसर डिफाइंड है, कैलेंडर डिफाइंड है, कैटल डिफाइंड है। ठीक है, तो सेक्शन फर्स्ट में कुछ टर्म है जो डिफाइंड है, क्लियर है, जिसका मतलब बताया गया है। क्लियर? अब आते हैं हम लोग सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फोर्स। देखिए सेक्शन 2 के तहत क्या हो रहा है कि प्रत्येक राज्य के लिए जो पुलिस फोर्स का गठन होगा उसके संदर्भ में है सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 के अनुसार जो गठन होगा पुलिस फोर्स का, ठीक है, तो वो किसके द्वारा होगा? तो वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होगा। और जो पुलिस फोर्स का जो गठन होगा वो पूरे स्टेट के लिए वो एक ही पुलिस फोर्स माना जाएगा। क्लियर? अब आइए सेक्शन 3 क्या कहता है कि जो सेक्शन 3 के अनुसार जो पुलिस फोर्स गठित हुआ सेक्शन 2 के अनुसार, तो उस पर जो अथॉरिटी एक्सरसाइज करेगी वो कौन करेगी, और उस पुलिस फोर्स पे जो कंट्रोल होगा उसका जो सुपरिंटेंडेंस है वो किसके द्वारा होगा? तो वो होगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। क्लियर? तो ये सेक्शन 3। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 4 पे। सेक्शन 4 का संबंध है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, तो यहां पे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का क्या दायित्व है कि वह जो पुलिस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, उसको संचालित करना। इसके संदर्भ में ही अपॉइंटमेंट होता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का, असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का। क्लियर? सेक्शन 5 में आते हैं हम लोग। सेक्शन 5 बताता है कि जो पावर है, क्या पावर है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को, ठीक है, उसके ही संदर्भ में है सेक्शन 5। तो जो भी पावर है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को, वो पावर जो एक्सरसाइज होगा इनके द्वारा वो होगा सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? सेक्शन 5। अब सेक्शन 6 में आते हैं। सेक्शन 6 को हटा दिया गया है इस एक्ट से, ठीक है, रिपीट हो गया सेक्शन 6। तो हम लोग आते हैं सेक्शन 7 में। देखिए सेक्शन 7 क्या कहता है? सेक्शन 7 का संबंध है इंफीरियर पुलिस ऑफिसर के अपॉइंटमेंट और डिसमिसल के संदर्भ में। देखिए तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले को यह समझना है कि इंफीरियर पुलिस ऑफिसर के अंतर्गत कौन कौन आएगा। तो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल आएगा। तो इनका जो अपॉइंटमेंट होगा तो किसके द्वारा होगा, ठीक है, इसको जो डिसमिस किया जाएगा इनके पद से तो कौन करेगा, ठीक है, और किस ग्राउंड पे होगा? तो इनको जो अपॉइंट करेगा वो करेगा इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, तो जो सुपीरियर पुलिस ऑफिसर होंगे वो अपॉइंट करेंगे। क्लियर? और ये जो डिसमिस्ड होगा इन्हीं सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के द्वारा होगा। किस ग्राउंड पे होगा? तो नेग्लिजेंस के ग्राउंड पे, ठीक है, केयरलेसनेस के ग्राउंड पे, अनफिट है अगर है तो
तो इस ग्राउंड पे, ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ अनफिटनेस, ठीक है, ये सब कुछ ग्राउंड है डिसमिसल को लेके। क्लियर। अब देखिए ये तो हो गया सेक्शन 7। अब आइए सेक्शन 8 क्या कहता है, ठीक है। सेक्शन 8 कहता है कि जैसे पुलिस ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होता है तो उस पुलिस ऑफिसर को अपॉइंटमेंट के संदर्भ में उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पे पुलिस ऑफिसर का मतलब वह पुलिस ऑफिसर जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नहीं है, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नहीं है, या असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नहीं है। उन पुलिस ऑफिसर जिसको सेक्शन 4 में बताया गया, उस पुलिस ऑफिसर को छोड़ के अगर किसी अन्य पुलिस ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है, तो उस पुलिस ऑफिसर को अपॉइंटमेंट के संदर्भ में सर्टिफिकेट दिया जाएगा। क्लियर। अगर वो पुलिस ऑफिसर सीज हो गया, तो बी अ पुलिस ऑफिसर, ठीक है, दैट मीन्स कि उसको अगर उसके पद से हटा दिया गया, ठीक है, डिसमिस्ड कर दिया गया, तो इस सर्टिफिकेट को उसको वापस करना होगा। क्लियर। लेकिन सस्पेंशन के केस में वापस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डिसमिसल और सस्पेंशन में दोनों में फर्क होता है। क्लियर। अब लोग आते हैं सेक्शन 9 को समझते हैं। सेक्शन 9 क्या कहता है। सेक्शन 9 कहता है कि अगर मान लीजिए पुलिस ऑफिसर को रिजाइन करना है तो इसके लिए क्या शर्त है, यही बताया गया है सेक्शन 9 में। तो सेक्शन 9 कहता है कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर यह चाहता है, कोई पुलिस ऑफिसर, कि वह अपने पद से रिजाइन कर दे, तो उसको इसके लिए 2 महीना पहले नोटिस देना होगा, ठीक है, या फिर उसको लीव लेना होगा सुपीरियर पुलिस ऑफिसर का। क्लियर। यही है सेक्शन 9। सेक्शन 10 में आते हैं हम लोग। सेक्शन 10 क्या कहता है कि पुलिस ऑफिसर को इंगेज या एम्प्लॉयड नहीं किया जा सकता है किसी अन्य पर्पस के संबंध में, ठीक है। दैट मीन्स कि जिस पर्पस के लिए पुलिस ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होगा तो उसी पर्पस के लिए अपॉइंटमेंट होगा जिस पर्पस का जिक्र इस एक्ट में किया गया है, और किसी अन्य पर्पस के लिए अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। अगर होगा तो सब्जेक्ट टू दी ऑर्डर ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। क्लियर। यही है सेक्शन 10। अब आते हैं सेक्शन 11, जिसको हटा दिया गया, रिपीट कर दिया गया, ठीक है, पुलिस एक्ट 1861 से। दोस्तों पुलिस एक्ट 1861 लागू कब से हुआ है, तो 22 मार्च 1861 से लागू हुआ है। क्लियर। अब आते हैं सेक्शन 12। सेक्शन 12 में है, इस सेक्शन के तहत क्या हुआ है कि जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है उनको पावर दिया गया है टू फ्रेम रूल्स। क्लियर। तो यहां पे जो रूल्स फ्रेम होगा, तो किसके संदर्भ में रूल्स फ्रेम होगा, तो जो पुलिस फोर्स है उसके एडमिनिस्ट्रेशन, उसके ऑर्गेनाइजेशन, उसके क्लासिफिकेशन के संदर्भ में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रूल फ्रेम कर सकती है, लेकिन सब्जेक्ट टू दी कंसेंट और कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर। अब आते हैं लोग सेक्शन 13 में। सेक्शन 13 कहता है कि अगर मान लीजिए किसी पर्पस के लिए पुलिस फोर्स को एम्प्लॉयड किया गया, ठीक है, लेकिन अब क्या लग रहा है कि एडिशनल पुलिस फोर्स, दैट मीन्स और पुलिस फोर्स की आवश्यकता है, ठीक है, उस पर्पस के लिए, तो सेक्शन 13 के तहत उनका एम्प्लॉयमेंट होता है, उनको अपॉइंट किया जाता है। तो उस पुलिस फोर्स का जो एडिशनल पुलिस फोर्स का जो कॉस्ट होगा वो पे या जो बियर है किसके द्वारा होगा, तो जो एप्लीकेंट है उसके द्वारा होगा। क्लियर। तो एप्लीकेशन दिया किसको जाएगा, ठीक है, एडिशनल पुलिस ऑफिसर के अपॉइंटमेंट के संदर्भ में तो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को दिया जाएगा, या फिर कोई पुलिस ऑफिसर जिसका रैंक सुपीरियर है। क्लियर। अब आता है सेक्शन 14। सेक्शन 14 में भी पुलिस फोर्स का ही एम्प्लॉयमेंट होता है, उसको लगाया जाता है। तो यहां पे क्या होता है, सेक्शन 14 के तहत जो पुलिस ऑफिसर है उनको जो एम्प्लॉयड किया जाता है किस एरिया में, तो जिस एरिया में रेलवे से रिलेटेड काम हो रहा है या फिर कोई पब्लिक वर्क हो रहा है, तो उस एरिया में एम्प्लॉयड किया जाता है सेक्शन 14 के तहत पुलिस फोर्स का। क्लियर। सेक्शन 15 में क्या होता है दोस्तों, सेक्शन 15 के अंतर्गत यहां पे भी एम्प्लॉयमेंट के संदर्भ में ही, पुलिस फोर्स के एम्प्लॉयमेंट के संदर्भ में ही बात है सेक्शन 15 में। और सेक्शन 50 के तहत उस एरिया में एम्प्लॉयड किया जाता है पुलिस फोर्स को जो एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया है या फिर डेंजरस एरिया है। ठीक है। क्लियर। अब आते हैं सेक्शन 15A में। तो 15A के अनुसार क्या होता है, यहां से कॉम्पनसेट किया जाता है उस व्यक्ति को जो इंजर्ड हुआ है मिसकंडक्ट से इनहेबिटेंट्स का, या फिर उस व्यक्ति को जिसका इंटरेस्ट था लैंड में। दैट मीन्स कि इसको एग्जांपल से आप समझिए सेक्शन 15 को, कि अगर मान लीजिए डिस्टर्ब्ड एरिया के अंतर्गत, ठीक है,
तो डिस्टर्ब एरिया के अंतर्गत फॉर एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं सेक्शन 15A को, तो सेक्शन 15 के तहत जो एम्प्लॉयमेंट हो रहा है पुलिस फोर्स का कहाँ, डिस्टर्ब एरिया में, तो उस डिस्टर्ब एरिया में जो डिस्टर्बेंस फैला रहा है तो वहां के इनहेबिटेंट्स ही फैला रहे हैं, ठीक है। तो उनके मिसकंडक्ट, उस इनहेबिटेंट्स के मिसकंडक्ट से अगर वहां के लोगों को, किसी भी लोग को अगर इंजुरी हुआ तो उसको जो कॉम्पनसेट किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको इस मिसकंडक्ट के कारण इंजुरी पहुंचा है तो उसको कॉम्पनसेशन चाहिए। तो सेक्शन 15A के तहत उसको कॉम्पनसेट किया जाएगा किसके द्वारा, तो डीएसपी या एसपी के द्वारा होगा। अगर वो अप्लाई करता है, जो अप्लाई करना है उसको, तो 1 महीना के भीतर अप्लाई करना है फ्रॉम द डेट ऑफ इंजुरी। क्लियर। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 16 में। सेक्शन 16 क्या कहता है कि जो भी सम है, जो भी मनी है जो पेएबल अंडर सेक्शन 13, 14, 15, 15A, ठीक है, उसको रिकवर कैसे किया जाएगा, कौन करेगा, ठीक है, और क्या प्रोसीजर है रिकवर करने का, इसके संदर्भ में है सेक्शन 16। तो सेक्शन 16 के अनुसार जो रिकवरी होगा मनी का, जो पेएबल है अंडर सेक्शन 13, 14, 15, 15A, वो रिकवरेबल होगा किसके द्वारा, तो डीएम के द्वारा होगा, ठीक है, सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर। और जो यहां जो रिकवरी होगा तो किस प्रोसीजर के अनुसार, किस प्रोविजन के अनुसार, तो सीआरपीसी 1973 के सेक्शन 421 और 422 के अनुसार। क्लियर। अब देखिए, जब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 17, 18 और 19 का, तो उसको एक साथ पढ़ा जाता है, ठीक है, क्योंकि सेक्शन 17, 18, 19 का जो संबंध है वो है स्पेशल पुलिस ऑफिसर से। क्लियर। तो 17 में होता है स्पेशल पुलिस ऑफिसर का अपॉइंटमेंट। तो स्पेशल पुलिस ऑफिसर होगा कौन, तो जिस पुलिस ऑफिसर का रैंक इंस्पेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर के रैंक के नीचे का नहीं होगा, तो उसी ऑफिसर को, जिस ऑफिसर का रैंक इंस्पेक्टर के नीचे का नहीं है, उसी का अपॉइंटमेंट होता है स्पेशल पुलिस ऑफिसर के तौर पे। क्लियर है। अब लोग जब बात करते हैं 18 सेक्शन का, तो सेक्शन 18 के अंतर्गत बताया गया कि क्या पावर है स्पेशल पुलिस ऑफिसर का, अगर, ठीक है। क्लियर। अब हम लोग आते हैं 19 सेक्शन में। तो 19 सेक्शन क्या कहता है कि जो पावर है, जो पावर दिया गया है स्पेशल पुलिस ऑफिसर को, अगर उस पावर को, अगर वह स्पेशल पुलिस ऑफिसर विदाउट एनी सफिशिएंट काउज रिफ्यूज करता है, या फिर वो विदाउट एनी सफिशिएंट काउज स्पेशल पुलिस ऑफिसर के तौर पे गठित अपॉइंट होना नहीं चाहता है, ठीक है, तो ऐसे हालात में उस पर पेनाल्टी इंपोज होगा, फाइन होगा, ठीक है, जो 50 से कम अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स कि 50 रुपए तक का फाइन इंपोज किया सकता है अगर वो रिफ्यूज करता है टू सर्व एज स्पेशल पुलिस ऑफिसर। क्लियर। अब हम लोग आते हैं जो लास्ट सेक्शन है आज के इस पार्ट का, सेक्शन 20। वो क्या कहता है, सेक्शन 20 कहता है कि जो पुलिस ऑफिसर को जो क्या पावर मिला है, ठीक है, क्या अथॉरिटी है, ठीक है, इसके संदर्भ में है सेक्शन 20। तो सेक्शन 20 के अनुसार क्या होता है कि जो पुलिस ऑफिसर को पावर है, क्या पावर है, तो वही पावर मिला है और उसी पावर को एक्सरसाइज करेगा जो पावर उसको मिला है इस एक्ट के द्वारा या फिर किसी अन्य लॉ के द्वारा जिसका संबंध क्रिमिनल प्रोसीडिंग से है। तो जो पावर मिला होगा क्रिमिनल प्रोसीडिंग से संबंधित एक्ट से, लॉ से या इस एक्ट से, तो उसी पावर को, उसी अथॉरिटी को एक्सरसाइज किया जाएगा पुलिस ऑफिसर के द्वारा। यही है सेक्शन 20। क्लियर। तो इस हम लोग आते हैं आज के इस लेक्चर को कंक्लूड करने में, ठीक है। तो कंक्लूड करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करा पुलिस एक्ट 1861 के सेक्शन 1 से सेक्शन 20 तक, ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट है। और जो सेक्शन, जो प्रावधान बच गया है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। और यूपी एपीयू के एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होगा उसको हम लोग आगे देखेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर। टोटल 554 पैराग्राफ है, ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। क्लियर। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।